नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं निकिता रावत और अब जो हैं धीरे धीरे हमें बिहार चुनाव के रिजल्ट्स सामने आते हुए दिख रहे हैं। नंबर्स हमारे सामने आ चुके हैं और बिहार में इस वक्त क्या चल रहा है, किस तरफ किस सरकार, कौन सी सरकार बनने वाली, किस तरफ ये हवा रुख ले रही है, वो आपको अपनी स्क्रीन पर तो देखने को मिल ही रहा होगा। लेकिन हमारे पास इस वक्त न्यूज़ रूम में बहुत सारे दिग्गज एडिटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, एंकर्स हैं, जिनसे हम उनकी टिप्पणियां जानेंगे कि उन्हें क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है। चलिए यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है सर, इस बार किसकी सरकार बिहार में बनने जा रही? देखिए, इस बार रिकॉर्ड तोड़ बीजेपी की सरकार बनने, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं राजद जो है महागठबंधन की सरकार से लोग उनके सरकार बनने से पहले, चुनाव से पहले बहुत सारी बयानबाजी के चलते लोगों में नाराज़गी देखी गई। और दूसरी बात यह है कि सरकार खुद को राजद में जो थी तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव अनबन को लेकर के भी कहीं ना कहीं सरकार में थोड़ी सी दिखी है वोटों को लेकर के। अभी फिलहाल तो वो ऐतिहासिक जीत की ओर अग्रसर है एनडीए की सरकार जो है। और देखते हैं अब आगे के क्या होती है। जी, मोदी और नीतीश की जो ये जोड़ी है उस पर आपका क्या कहना है? मोदी और बिहार में बहार एक बार फिर नीतीश कुमार की सरकार अभी तो यहीं कही जाएगी एक बार फिर बिहार में। और लगातार नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है। ये बहुत बड़ी बात है ये। मैथिली के ऊपर आपका क्या कहना है? एग्जिट पोल के टाइम पर देखा जा रहा था कि उनके नंबर जो है काफी कम दिखाए जा रहे थे, लेकिन अब वो बहुत आगे बढ़ रही है, लीड ले रही है। उसके ऊपर आपका क्या कहना है? वो तो एक सिंगर है। देखिए, मैथिली ठाकुर कहीं ना दरभंगा जो था पिछले कई समय से राजद का मतलब महागठबंधन की वहाँ पे विधायक बनते जा रहे थे। हर बार लोग बदलाव की उपेक्षा किया गया था। और मैथिली ठाकुर दरभंगा की एक जानी मानी, बिहार की एक हस्ती मानी जाती हैं, क्योंकि बहुत सारे देश के लोग उन्हें जानते हैं। एक तो फ़ायदा ये उन्हें मिला, दूसरा फ़ायदा ये मिला कि लोग वहाँ के लोग बदलाव चाहते थे और डबल इंजन की सरकार में बदलाव देखना चाहते थे। तो मैथिली ठाकुर को फ़ायदा इस वजह से हुआ कि वहाँ इन्हें आगे किया गया। और एक अच्छे से ये शांत स्वभाव की ये मैथिली ठाकुर हैं। तो कहीं ना कहीं आजकल ये हर जगह बाहुबलियों की से जो कही जा रही, तो इस बीच देखा जाए तो हम मैथिली ठाकुर बहुत इस चीज़ से बहुत आगे हैं इन सब। लेकिन आपको लगता है कि वो इस सीट को संभाल पाएंगी? अब ये तो आगे देखने वाली बात होगी, ये 5 साल बाद आगे देखने वाली बात होगी। क्योंकि नई नई ये राजनीति में कदम रखी है, खुद बोली भी है कि मैं नई नई राजनीति में कदम रखी हूँ मैं। अब आगे देखने वाली बात होगी कि क्या कर पाती हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए वे। सर, अभी बिहार इलेक्शन के जो है नंबर्स आ रहे हैं, रिजल्ट भी शायद कुछ देर में हमें देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनने जा रही है और कितना महत्वपूर्ण है इस बार? क्योंकि किस तरीके के मुद्दों के बारे में अगर हम बात करें, मुद्दे क्या क्या हैं बेसिकली, उसके बारे में बताइए। देखिए, बिल्कुल बिहार का जो इलेक्शन है, जो वहाँ का टेम्परामेंट है, बिल्कुल अलग है। जिस तरह से तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, यानी एक तरह से कहा जाए जो विपक्ष था महागठबंधन, जिस तरह से उन्होंने अग्रेसिव होकर चुनाव प्रचार किया। अखिलेश यादव ने एक एक दिन में 8-8 रैलियां की। उससे लग रहा था कि लड़ाई बहुत टफ होगी। लेकिन पहले ही ये लग रहा था कि जिस तरह से बीजेपी ने प्लानिंग की थी, जो उनकी रणनीति थी, क्योंकि बीजेपी हर दिन चुनाव लड़ती है, 365 दिन। अभी बिहार इलेक्शन खत्म होगा, वो बंगाल पे लग जाएंगे, आसाम पे लग जाएंगे, उत्तर प्रदेश पे लग जाएंगे। तो हर दिन वो चुनाव लड़ते हैं। और वो जो उनकी तैयारी होती है बूथ लेवल से लेकर पन्ना प्रमुख से लेकर, वो बिहार में भी आपको देखने को मिला। कहा जा रहा था कि सीमांचल में जो सेकेंड फेज का था, 11 तारीख को जो मतदान था, वहाँ कहा जा रहा था कि नहीं, वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ तो तेजस्वी बढ़ेंगे और जो उनकी पार्टियां वो बढ़ेंगी। लेकिन वो देखने को नहीं मिला। और जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनकी जीत का जो स्ट्राइक रेट है वो धीरे धीरे अप होता जाता, बढ़ता जा रहा है। अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें स्पेशली, तो देश में प्रधानमंत्री के बाद सबसे ज्यादा डिमांड अगर किसी की है तो वो योगी आदित्यनाथ की है। कहा जाता है कोई बड़ा नेता खड़े होकर मंच पर भाषण दे और योगी आदित्यनाथ को सिर्फ आप बगल में खड़ा कर दीजिए, तो जो उनका भेष है, जो उनकी भूषा है, जो उनकी भाषा है, वो अपने आप में बिल्कुल अलग करती है। और योगी आदित्यनाथ ने जहां जहां रैलियां की, 99% सीटें वो बीजेपी ने जीती है, वो जेडीयू ने जीती है। और नीतीश कुमार को आप माइनस नहीं कर सकते। नीतीश कुमार भले ही एनडीए का हिस्सा हो, लेकिन उनके पास कुछ परसेंटेज वोट मुस्लिम समाज का भी है, क्योंकि वो एक सॉफ्ट चेहरा माने जाते हैं। तो ज्यादातर आपने देखा होगा जो बीजेपी के बड़े नेता थे, जो फायर ब्रांड नेता थे, योगी आदित्यनाथ, मोदी जी या अमित शाह, राजनाथ सिंह, इन लोगों ने बीजेपी की सीटों पर ज्यादा प्रचार किया। और जेडीयू पर जहां उन्होंने कहा सिर्फ वहीं किया, सब जगह नहीं किया। सीमांचल में कम किया। पुणे ले लीजिए, किशनगंज ले लीजिए, जो वो इलाका है जो बंगाल बॉर्डर से लगा हुआ है या नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ है, तो वहां भी सीटें ये जीत रहे हैं। अगर आप देखिए कि 198 सीटें, अगर 243-46 सीटों में से 198 पे एनडीए बढ़त ले रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा रिजल्ट है। और ये बताता है कि भीड़
सिर्फ वोट परिवर्तित नहीं कर सकती। राहुल गांधी की रैलियां होती थी, अखिलेश की होती थी, तेजस्वी की, भीड़ देखकर ये लगता था कि सारे वोटर्स तो इन्हीं के पास है, लेकिन क्या वो मत पेटी में या ईवीएम पे वो हाथ गए, वो उन्होंने वो बटन दबाई, वो नहीं देखने को आप मिला। और अगर ये जो एक तरह से कहा जाए, देश के अंदर अभी 5 राज्यों में चुनाव होगा, जैसे ही खत्म होगा उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होगा, वो जैसे खत्म होगा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव होगा, ये सारे जैसे खत्म होंगे 2029 का लोकसभा चुनाव होगा। तो बीजेपी की जो प्लानिंग है, आपने 2014 देखा होगा, पीछे ले जाना चाहते हैं। 2014 में देश के अंदर जब नरेंद्र मोदी को प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट थे, तो पहली बार ये कहा जा रहा था कि पूरे देश में जातीय गठबंधन टूट गया और सोशल मीडिया पर चुनाव हुआ। वो कोई भी लड़ा भारतीय जनता पार्टी से, बहुमत, प्रचंड बहुमत के साथ जो है नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे। और उसके बाद आप देखिए, उसके बाद कोई इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी हार नहीं रही है। कुछ राज्यों को छोड़ दीजिए, जहां साउथ का छोड़ दीजिए, बंगाल में भी जहां कुछ नहीं था वहां बहुत तगड़ी टक्कर में आ गई। तो आज का रिजल्ट भी ये बता रहा है कि अभी बीजेपी को हराना किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। सिर्फ ट्विटर पर, सिर्फ फेसबुक पर, सिर्फ सोशल मीडिया पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से आप बीजेपी को हरा नहीं सकते। आपको बीजेपी को हराने के लिए बीजेपी की तरह रणनीति बनानी पड़ती है। कहा जाता है, चाणक्य कहता था कि अगर आपका दुश्मन मजबूत है, आप उसको हरा नहीं पा रहे हैं, तो उसका आपके पास एक ही विकल्प है, आप उसकी स्ट्रेटजी को कॉपी कर लीजिए, तभी वो गलती करेगा। और वो विपक्ष कर नहीं रहा है। अखिलेश लालू यादव की जो दोनों बेटे, अगर हम उनकी बात करें, दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन दोनों ही पीछे हैं, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्या गलती वो कर रहे हैं और क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं? देखिए, बिहार की जो सबसे बड़ी समस्या है, लालू यादव दोनों बेटे हों, या देखिए प्रशांत किशोर क्यों चुनाव नहीं लड़ा? भाई, देश की बहुत सारी ऐसी पार्टियां, 2014 का लोकसभा चुनाव था तो उन्होंने बीजेपी के लिए काम किया, राहुल के लिए काम किया, ममता के लिए काम किया, महाराष्ट्र में काम किया, अलग अलग जगहों पर काम किया। लेकिन वो एक थिंक टैंकर है, उसको पता चल गया था कि हो कुछ नहीं रहा, अगर हम चुनाव लड़ गए तो ये हमारा कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो तेजस्वी और तेज प्रताप और लालू यादव को भी ये सोचना चाहिए। पब्लिक, अब वो कहते हैं ना फिल्मी डायलॉग है, पब्लिक है सब जानती है, तो पब्लिक को ये पता है कि अगर लालू यादव का परिवार आ गया, एक बार सरकार आ गई, तो जंगल राज जो उन्होंने देखा है ना 90 के दशक में, कि अगर आप अच्छी गाड़ियां खरीदते हैं तो वो गाड़ियां लालू यादव के कैंपस में मिलती थी, अपहरण जिस तरह होता था, सड़कें नहीं बनने देते कि अगर सड़क बन जाएगी तो पुलिस जल्दी हमारे गांव में आ जाएगी, टोल टैक्स पे टोल वसूली होती थी, ये बहुत कुछ एक तरह से जो क्लियर माइंडेड, एक तरह से क्लीन स्वीप। तो इसको मिटाने के लिए या बीजेपी को पीछे करने के लिए बीजेपी जैसा बनना होगा। और बीजेपी जैसा आप तब बन पाएंगे जब आपके पास बीजेपी जैसा संगठन होगा, बीजेपी जैसे चेहरे होंगे। कहते हैं कि सियासत में चेहरे का बहुत मायने होता है, और सिर्फ एक चेहरा, जैसे आप देखिए, हम उत्तर प्रदेश का उदाहरण दे देते हैं, बिहार का दे देते हैं। तेजस्वी एक चेहरा है अपनी पार्टी का, चिराग पासवान एक चेहरा अपनी पार्टी का है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, मायावती, सब अपनी पार्टी के सिंगल चेहरे हैं। अगर इनको माइनस कर दिए तो पार्टी माइनस है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। कांग्रेस में आप राहुल प्रियंका को माइनस कर दिए, माइनस है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में देश के प्रधानमंत्री से लेकर उनके पास 1 2 3 नहीं 5 लाइनें हैं कि अगर कोई नहीं है तो योगी आदित्यनाथ खड़ा हो जाएगा, वो भी नहीं है तो शिवराज सिंह चौहान खड़े हो जाएंगे, वो भी नहीं है तो देवेंद्र फडणवीस खड़े हो जाएंगे, वो भी नहीं है तो उनके पास गठबंधन के बहुत सारे नेता हैं, नीतीश कुमार जैसे लोग हैं। तो आप जब टीम बनाते हैं, आपको याद होगा जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो कितनी पार्टियों को मिलाकर वो सरकार चलाते थे। वो कहते थे भाई 40 पार्टियों को मिलाकर सरकार चलाना कोई आसान बात नहीं है। तो आपके जब घर के अंदर अखिलेश की सुपाल से लड़ाई थी, अभी भी वो क्रस है, तेजस्वी और तेज प्रताप अलग हैं, तो जब तक आपका परिवार यूनाइटेड नहीं होगा, आपके परिवार में यूनिटी नहीं होगी, आप पार्टी कैसे यूनाइट कर लेंगे? तो ये जो बिहार का इलेक्शन है, ये बहुत कुछ बताता है। एक तरह से बीजेपी का लिटमस टेस्ट था जिसमें वो फर्स्ट क्लास नंबर लाई है, 90% का रिजल्ट है। और इसके बाद अब देखिए उत्तर प्रदेश का चुनाव है, बंगाल में चुनाव है, असम में चुनाव है, इसका असर वहाँ भी होगा। और विशेष तौर से जो ये बड़े चेहरे हैं, योगी आदित्यनाथ जैसे जो चेहरे हैं, वो जहाँ भी जा रहे हैं, उन्होंने असम में प्रचार किया, उन्होंने बंगाल में प्रचार किया, उन्होंने महाराष्ट्र में किया, उन्होंने हरियाणा तक में प्रचार किया। जहाँ जहाँ वो प्रचार करते हैं, जीत का जो स्ट्राइक रेट है ना 70 से 90% है। तो आप ऐसे व्यक्ति को आप माइनस नहीं कर सकते ये कह के कि जो आप, एक और नुकसान हुआ कि आप किसी के, अगर आप राजनीतिक पार्टी में हैं तो आप किसी के पर्सनल पे हमले मत करिए। अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा कि एक डबल इंजन की सरकार एक गांजा बेच रहा है, एक चिलम ला रहा है, तो इसका रिएक्शन होता है। पब्लिक अब जान चुकी है उत्तर प्रदेश में भाई लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम और करप्शन पर 0 टॉलरेंस है। और योगी की रैलियों में आपने देखा होगा कि बिहार में बुलडोजर कैसे खड़े होते थे, और बुलडोजर पे चढ़ के रोड शो होने लगे थे। तो आप माइनस नहीं कर सकते। अब धीरे धीरे पब्लिक का जो माइंड सेट है ना, वो हो रहा है चेंज। पब्लिक को चाहिए काम। अगर बच्चियां 12 बजे रात को सुरक्षित, उत्तर प्रदेश में किसी की हैसियत नहीं है,
योगी आदित्यनाथ का खुलेआम है कि भाई गोली का जवाब गोली से देंगे, आप किसी बच्ची से छेड़खानी करिए, अगले चौराहे पर यमराज आपका इंतजार कर रहा है। तो बिहार का ये जो मैंडेट है, ये जो प्रचंड बहुमत है बीजेपी का, हम तो ये कहेंगे अगर बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ती तो बगैर नीतीश कुमार के भी सरकार बना लेती। लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था जब वोट चोरी के मुद्दे को लेकर राहुल गांधी जी रैली कर रहे थे, इसके बारे में लगातार बात कर रहे, तो ऐसा लग नहीं रहा था कि शायद इस बार कांग्रेस आ सकती है। फिर वहीं युवा के मतों की अगर बात की जाए तो वहां पर तेजस्वी भी एक चेहरे निकलकर सामने आ रहे थे, लेकिन ये जो पूरा तख्ता पलट हुआ है ये कुछ अलग ही हमें देखने को मिला है। उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए बिल्कुल, देखिए जो राहुल गांधी लगातार वोट चोरी को लेकर कैंपेन कर रहे थे, मंचों पे जा रहे थे, ऑडिटोरियम में जा रहे थे, बता रहे थे, तेजस्वी के साथ रैलियां कर रहे थे, ऐसा ही कमोबेश जब 2022 का चुनाव था, अभी 2024 का चुनाव था, उसमें भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला होगा। आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी प्रयागराज की एक मीटिंग में, बहुत बड़ी सभा थी, उसमें बैठकर वो खुद अपना पॉडकास्ट एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे थे। तो आपको जो भीड़ आती है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर भीड़ वोट में तब्दील हो जाए तब तो बहुत, जय गुरुदेव से बड़ा कोई नेता नहीं होता। जय गुरुदेव जी ने जब केसारी लाल खुद हाँ, पीछे चल, हाँ बिल्कुल, फिर केसारी लाल से लेकर जो बड़े मैथिली ठाकुर पे बड़े आरोप लग रहे थे कि हार जाएंगी 9000 वोट से आगे चल रही हैं। तो आप इससे आप किसी की भीड़ से आप वोट का अनुमान नहीं लगा सकते। मैं तो कहता रहा हूँ, जय गुरुदेव की रैलियां निकलती थी, उगता सूरज निशान था, बड़े चेहरे थे, संत थे, तो 50-50 किलोमीटर गाड़ियों की लाइन नहीं टूटती थी, लेकिन वोट में परिवर्तन नहीं हुआ। राहुल की रैलियों में जो भीड़ होती थी, अगर उतने लोग वोट दे देते तो कांग्रेस की सरकार बन जाती। तो ये निश्चित मान के चलिए कि भीड़ वोट में तब्दील नहीं होती। भीड़ अपने कोई नेता को देखने आता है, कोई भीड़ को देखने आता है, कोई कहता चलो भाई देख लेते हैं आज अखिलेश यादव आ रहा है उत्तर प्रदेश से, लेकिन वो जाके ईवीएम की बटन दबा दे, वो बिल्कुल अलग चीज़ है, डिफरेंट चीज़ है। जब वहाँ वो बटन दबाने जाएगा तो वो देखेगा हमारे गांव का प्रधान कौन है, हमारा विधायक कैसा है, अगर वो विधायक मंत्री है तो उसने काम किया है कि नहीं काम किया, वो रोड से गुजर रहा है तो शीशा डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पब्लिक कहते अच्छा ये निकल रहे हैं, शीशा डाउन नहीं हो रहा, आएंगे चुनाव में बता देंगे। तो वही कमोबेश बिहार में भी हुआ, क्योंकि बिहार की सरकार ने साबित किया है, और सबको ये लगता है कि जहाँ जहाँ कम से कम बीजेपी सरकार है, भाई बिहार में सड़कें देख लीजिए, बिजनेस ठीक है, इंडस्ट्री आ रही है, धीरे धीरे आएगी। उत्तर प्रदेश में भी तो नहीं आ रही थी 17 के पहले। योगी आदित्यनाथ आए, उन्होंने माफियाओं का सफाई किया, मुख्तार हो, अतीक हो, मुन्ना बजरंगी हो, बड़े बड़े माफियाओं पर कार्रवाई हुई, बुलडोजर चला, 2500 करोड़ की संपत्तियां कुर्क हुई, 3000 करोड़ की संपत्तियों को जमींदोज किया गया, 4000 से ज्यादा इनकाउंटर हुए, 250 से ज्यादा बड़े अपराधी मारे गए। तो ये आप अंदाजा लगाए कि जब हमारा कोई बच्चा घर से निकलता है, अगर वो 5 साल की बच्ची है और वो घर पे है, घर से निकलती है, वो जाके चॉकलेट लाने गई है, तो हमें ये पता है, आपके पता है कि हमारी बहन गई है, हमारी बेटी गई है, वो सुरक्षित ही आएगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ है। यहाँ गोली का जवाब, आपने देखा होगा एक साक्षात्कार में योगी आदित्यनाथ से पूछा गया कि आपने मुख्तार अंसारी को मरवा दिया, तो उन्होंने नहीं कहा कि हमने नहीं मरा, उन्होंने कहा तो मरना ही था। तो ये जो क्लियर भाषा है, ये जो ब्रांड हिंदुत्व का जो चेहरा है, ऐसा नहीं कि वो मुसलमानों के लिए काम नहीं करते। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों को आवास दिया जा चुका है, आवास दिया जा चुका है। 40 लाख लोगों को जो है सौभाग्य और उज्ज्वला योजना के तहत लाभ दिया जा चुका है। क्या जो किसान सम्मान निधि जा रही है, जो राशन जा रहा है, उत्तर प्रदेश में जा रहा है 5-7 करोड़ लोगों का, क्या वो जाति देखकर थोड़ी जा रहा है? वो ये अलग बात है कि भाई चेहरा है वो जाति का है, वो धर्म का है। योगी आदित्यनाथ की पहचान है गोरक्षा पीठ के पीठाधीश्वर हैं, अमित शाह की पहचान है कि वो देश के गृह मंत्री हैं, वो ताकतवर हैं, बिल पावर है, बिल पावर थी तभी 370 हटा दिए ना। तो ये सारा खेल पॉलिटिक्स में आपकी इमेज, आपके चेहरे और आपके फैसले, इन 3 चीजों पर टिका हुआ है, जो विपक्ष अभी बता पाने में जनता को नाकामयाब है। मुझे लगता है कभी जब आगे इलेक्शन आएंगे, बंगाल का एक अलग सिनेरियो है, वहाँ ममता बनर्जी है, बांग्लादेश है, रोहिंग्या मुसलमान है, जिसको लेकर बीजेपी बार बार हिट करे, लेकिन वहाँ भी बीजेपी का जो रिजल्ट होगा वो अब से बेहतर होगा। और उत्तर प्रदेश की तो बात ही छोड़ दीजिए, जब तक योगी आदित्यनाथ हैं। तो जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसके बाद जो 27 का चुनाव होना है, अभी बीजेपी को हराना मुझे लगता है कि विपक्ष के लिए बहुत आसान काम नहीं। वो अपना नेता नहीं चुन पाते, उन्होंने गठबंधन बनाया, कौन प्रधानमंत्री बनेगा लास्ट तक नहीं तय कर पाए। बिहार में तो चलिए किया भाई, तेजस्वी को लास्ट में उन्होंने किया, लेकिन तब तक चिड़िया उड़ गई थी। वो कहते ना कि क्या बरसा जब किसी सुखा नहीं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो आज का जो रिजल्ट है ये बता रहा है कि बीजेपी को हराना भी आने वाले टाइम में विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा, या तो फिर बीजेपी की स्ट्रेटजी को कॉपी करना, जो चाणक्य कहता था। बिहार इलेक्शन के नंबर हमें देखने को मिल रहे हैं, किस तरीके से नीतीश की सरकार जो है दोबारा बनने जा रही है, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, एनडीए जिस तरह से पहले से भी बढ़त बनाते हुए सुबह से चल रही है, और सबसे बड़ा मुझे कारण लग रहा है कि सरकार की जो द्वारा एनडीए के द्वारा जो योजनाएं चलाई गई, जैसे महिलाओं को 10,000 रुपये दिए गए, तो सबसे बड़ा फैक्टर मैं उसको माना हूं कि महिलाएं इनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ली वोट देने के लिए, इसलिए एनडीए बहुत आगे चल रहा है, और कुछ टाइम के बाद एनडीए की सरकार बन जाएगी जैसा लग रहा है। बात की जाए
लालू यादव के दोनों बेटों की, जी। दोनों पीछे चल रहे हैं, जी। दोनों अब शायद उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। उसके ऊपर आपका क्या कहना है, क्या कमी रह गई और ऐसा क्यों हुआ? देखिए अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बिहार का चुनाव कभी भी पलट सकता है और जैसे वो दोनों अभी पीछे आ रहे हैं तो अभी बहुत सारे ऐसे बैलेट पेपर बहुत जगह नहीं खुले हैं। हो सकता है कि 2 घंटे 3 घंटे में आगे भी चले जाए, तो इसका अभी पूरा श्योर नहीं है कि वो लोग हारेंगे ही या जीत भी सकते हैं वो। मैथिली ठाकुर के ऊपर आपका क्या कहना है? एग्जिट पोल्स बता रहे थे कि वो जो है पीछे चल रही हैं और जीत नहीं पाएंगी शायद इस बार, लेकिन अब जो नंबर सामने आ रहे हैं मैथिली ठाकुर बहुत लीड के साथ आगे हैं। क्या लगता है? वो तो गायिका है, अच्छे गाने गाती है, बहुत सुंदर, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा टिप्पणियां हमें इंटरनेट पर देखने को मिल रही थी, बहुत ज़्यादा लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये क्यों है, इनको फेस क्यों बनाया गया, ये राजनीति के बारे में कुछ नहीं जानती है, कैसे वो सीट संभालेंगी। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए मैथिली ठाकुर जो है ऑलरेडी बिहार की मिथिला के आती है और वो जैन जी के आती है, तो खास करके मिथिला के जो लोग हैं वो बोला जाता है कि बिहार में मिथिला का जो इलाका बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग होते हैं और मैथिली ठाकुर भी अभी बहुत ज़्यादा नाम है उनका वहाँ पे और उन गायक है वहाँ पे और उनको लोग जानते हैं। वो जो विपक्ष की तरफ से बहुत सारी सवाल खड़े उठे थे कि वो नहीं आई है, अभी बच्ची है, क्या कर लेगी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपना जो अभी 1-2 महीनों में उन्होंने दिखाया बिहार में अपने जगह पे जहाँ से वो चुनाव लड़ रही है, तो वहाँ के लोगों को उनको बहुत पसंद आया। अलीनगर से जो चुनाव लड़ी उनको बहुत पसंद आया, इसलिए वो आगे भी आ रहे हैं और वो जीत भी जाएगी, मुझे जैसा लग रहा है। जी, जीत के बहुत करीब मैथिली बढ़ रही हैं, लेकिन क्या वो सीट ये जो सत्ता की जो सीट है वो संभाल पाएंगी या नहीं, वो तो वक्त ही बताएगा। पर एक सवाल मैं आपसे जो जानना चाहूँगी कि अभी आपके अकॉर्डिंग, आपके हिसाब से क्या ऐसे मुद्दे हैं बिहार में, किस चीज़ की कमी है, लोग क्या चाहते हैं सरकार से? देखिए जिस तरह से अभी बिहार भी बोला भी जाता है कि हर एक राज्य से कि बिहार बहुत अति पिछड़ा है, माइग्रेंट वर्कर बाहर जाते हैं काम करने के लिए और सबसे बड़ा वहाँ के कारण कि रोजगार की बहुत ज़्यादा कमी है। तो मेरा कहना है कि अगर सरकार बन रही है एनडीए की तो रोजगार और से ज़्यादा लेके आएगी और बहुत सारी योजनाएं चलाएगी जिससे बिहार और ऊपर आ पाएगा। कुछ ही पलों में बिहार इलेक्शंस के रिजल्ट हमारे सामने आने वाले हैं और जो नंबर्स हमें देखने को मिल रहे हैं सर, वहां पर साफ तौर पर एक तरफा हमें एनडीए की जीत होती हुई दिख रही है। पर आपको क्या लगता है सर, इसके पीछे का राज क्या है? क्या रीजन हो सकता है कि इतनी बड़ी बढ़त के साथ ये जो एनडीए है वो जीत रही है? देखिए सबसे पहले एनडीए को जीत तो दर्ज हो रही है, निश्चित तौर पे एनडीए ही यहाँ से लीड कर रही है बिहार से। इसके पीछे की वजह क्या है, महागठबंधन को इतना पीछे होने का कारण क्या है? कई कारण सामने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राजद में जो फूट हो गई, जैसे टिकट बंटवारे को लेकर, टिकट बंटवारे तो बीजेपी में हुई, लेकिन जितनी फजीहत आरजेडी में हुई, महागठबंधन में हुई, उसके बाद से जो उनके जो कई वर्षों से जो 10-10 वर्षों से राजद के महागठबंधन के जो समर्पित उम्मीदवार थे, जो कार्यकर्ता थे, उन लोगों को टिकट जब नहीं दिया गया तो विद्रोह हो गया पूरे गठबंधन में। सबसे पहला वो हुआ जिसका जितने भी उसका जो राजद का वोट था वो कट गया। अब वो प्रत्याशी तो निर्दलीय आ गए या किसी अलग पार्टी से उन्होंने विलय कर लिया, मतलब उम्मीदवार जैसे बसपा जैसे उम्मीदवार हो गए या जनसुराज के साथ जुड़ गए। तो जो आरजेडी का जो कंपोनेंट जो वोटर्स था वो अलग हो गया। दूसरा जो उसका भाई तेज प्रताप था, तेज प्रताप भी एक मायने रखता है, उसके पार्टी का एक मतलब लाठी था, वो अलग हो गया। उन्होंने भी अलग एक पार्टी बनाई, उनका वोट अलग हो गया। बच गया तेजस्वी यादव सिर्फ बेचारा अकेला। अब अकेला चना तो भाई बाहर नहीं फोड़ता ना, तो वो बेचारे क्या करेंगे। राघोपुर में तेजस्वी यादव अभी पीछे चल रहे हैं, जबकि राघोपुर में लालू यादव और राबड़ी देवी ने भी चुनाव प्रचार किया था तेजस्वी यादव के लिए। क्या असर हुआ? तो जिस राघोपुर में उनकी खुद की अपनी बनी बनाई जगह थी, वहाँ पे उनकी भी जगह ऐसे हो गई। अब अगर बात करें एनडीए की, तो एनडीए में देखो क्या है, सबसे बड़ी बात कि एनडीए में हर कास्ट के लोग हैं। सबसे बड़ी बैस है, बैस जो बनिए होते हैं वो होते हैं, कुर्मी है, मुस्लिम है, ये एक तरफा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर के एक स्टार प्रचारक इनके साथ चुनाव प्रचार किए। प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ गए, आज ये जाकर देख लो, वहाँ की सीट लीड कर रही है। सिर्फ प्रधानमंत्री ही प्रचार करने से नहीं होती, वहाँ की लोकप्रियता मायने होती है कि हाँ भाई वहाँ पे जो हमारी उम्मीदवार है, उम्मीदवार का मायने क्या है, उसकी कठिन परिश्रम क्या है। सबसे पीछे आरजेडी को जाने का यही कारण है, विद्रोह हुआ। पार्टी ने टिकट को बंटवारा सही से नहीं किया, लोगों ने आरोप लगाए, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और सोशल मीडिया के वायरल होने के बाद उसी समय बिखर गया कि आरजेडी
इस बार नहीं बन पाएगी। भले तेजस्वी ने सभी चुनावी प्रचार के दौरान अपने वादे पूरे किए, वादे बताए, वो अपने बिहार को डेवलप करने की बात की, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो फिर से अब बिहार में उसकी सरकार आ पाएगी। एक और सवाल मेरा आपसे रहेगा कि मुद्दे क्या लगते हैं आपको, बिहार की जनता क्या मांग रही है सरकार से? देखो, बिहार की जनता हो या पूरे देश की जनता, कहीं किसी भी राज्य की अगर जनता हो तो वो क्या मांगती है? बेरोजगारी दूर करो, बच्चे की शिक्षा दो, वहाँ की साफ सफाई, ये 3-4 मुद्दे मेन होते हैं। लेकिन बिहार में क्या है ना कि इस बार सबसे बड़ा काम किया है मोदी ने, जो महिलाओं को 10,000 रुपये का जो पैकेज जो दिया है, वो सबसे बड़ा काम किया है। आज हर घर में जाकर के पूछ लो, हर महिलाओं से जाकर पूछ लो, सिर्फ अगर कह दे दिल से तो सिर्फ यही कहेंगे कि भाई मोदी ने मेरे राशन फ्री किया है, मोदी ने 10,000 का पैकेज दिया है। मायने ये रखता है। चुनावी प्रचार के दौरान ये भी सामने आया कि महिलाओं को 2 लाख रुपए दिया जाएगा, जो भी अनरिफंडेबल होगा। तो हो सकता है इस तरीके का जो चुनावी वादे हैं, इसको लेकर के जो महिलाएं जो है बढ़ चढ़ कर के वोट की है, और वोट करने का आज जो नतीजा है, एनडीए आगे लीड कर रही है। ओके, युवा नेता तेजस्वी को कहा जाता था, और युवाओं के मतों के ऊपर आपका क्या कहना है कि क्यों इस बार जो है मत युवाओं के तेजस्वी जी को नहीं मिला? नहीं, युवाओं का मत तेजस्वी यादव को मिला है, लेकिन सिर्फ युवा वोटर से तेजस्वी जीत नहीं सकते हैं। आप जनरेशन की बात कर रहे हो, अगर फर्स्ट वोटर की बात कर रहे हो, नए जनरेशन की वोट, नए जनरेशन कितने % है बिहार में? क्या नए जनरेशन के वोटर से कोई जीत सकता है? न एनडीए जीत सकता है, न महागठबंधन जीत सकता है। वो असली वोट होता है जो 35 के एज से ऊपर के जो लोग होते हैं, वो मेन फैक्टर करता है कि हाँ, वोट सही में दिया क्यों जाता है। आज युवा तो 10% 15% ऐसे है कि हर विधानसभा के जो युवा हैं आज देश के अलग अलग राज्यों में जाकर के अपने काम कर रहे हैं। क्या वो काम करने के छोड़ कर के वोट करने आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। लेकिन जो महिलाएं घर पे है, जो बड़े बुजुर्ग, जिनके पापा मम्मी चाचा अंकल जो भी हम लोग बोलते हैं अपने सगा संबंधियों में, वो लोग तो घर पे हैं, तो भाई उनका वोट तो परफेक्ट है, वो तो बूथ पे जाएंगे। लेकिन जो लोग जैसे रोजगार के सिलसिले में बाहर रहे हैं, 10,000 15,000 20,000 50,000 के महीने कमा रहे हैं, वो एक दिन के लिए तो वो आएंगे नहीं। ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। ये जी, फैक्ट है। जी। एक सवाल, हाँ। अगर आपको एक दिन के लिए सीएम बना दिया जाए बिहार का, तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे? ये मैं और जनता सब जानना चाहते हैं। देखो, ये सवाल तो बहुत बड़ा सवाल है भाई। हम लोग एक पत्रकार हुए, और ये कोई नायक का फिल्म का ये रोल नहीं हो सकता है। फिल्म में दर्शाया गया था कि उसमें जो है अनिल कपूर को जो है बनाया गया था मुख्यमंत्री, लेकिन अब ये नहीं हो सकता है। अगर मुझे, अगर अब तुम सवाल कर रही हो, अगर तो बनाया जाए तो सबसे पहले हम यहाँ की सबसे पहले व्यवस्था को ठीक करेंगे। हमारी व्यवस्था क्या होगी, एक जो भी अधिकारी होंगे उनके जो कार्यकलाप क्या होगा, उसका सिस्टमेटिक काम जो है, जो जिसको दायित्व दिया गया है, उस पर हम लोग फोकस करेंगे। भाई जो आपको दायित्व है, पहले वो आप धरातल पर लाओ, उसके बाद फिर शिक्षा की करेंगे, फिर उसके बाद रोजगार के करेंगे। क्योंकि हमारे जो युवा साथी हैं, जो बच्चे हैं, सबसे पहले भाई बच्चे ही देश की भविष्य होते हैं। तब इस तरीक़ा से मेरा ये रहेगा। लेकिन मुझे, हम तो भाई सीएम नहीं बन सकते हैं। अगर तुम करिए तो भगवान करे कि भाई मैं सीएम बन जाऊं और इस तरीके का जो है मैं सुविधा लाऊं। लेकिन देखो, जो भी सीएम बने, जो भी हो, मैं तो यही कहूँगा कि बिहार जिस तरीके से बदनाम है अलग राज्यों में, आज भी अगर बिहारी कहने पर लोगों को शर्म आता है, तो मैं नहीं चाहता कि लोग बिहारी सुनना पड़े, और बिहार से नाम को प्रमोट करे, शान से कोई बोले कि मैं बिहारी हूँ। मैं भी बिहार से हूँ, मैं भी चंपारण से हूँ। बिहार के मैं कई अलग अलग, बिहार के साथ साथ देश के कई अलग राज्यों में भी मैं गया हूँ। वहाँ पे भी मुझे सुनने को मिला है। कोलकाता में मैंने पढ़ाई किया, कोलकाता से मास कॉम किया, वहाँ भी मुझे बिहारी शब्द का प्रयोग किया गया। लेकिन ठीक है, बिहारी शब्द करो, बट उसको सम्मान से आप करो, किसी भी, हाँ, सम्मान से आप करो, वो अच्छा लगेगा। जैसे ये बिहार से है, ये उत्तराखंड से है, ये चलेगा। अब ये भाई बिहारी है, ये है, वो है, ये झारखंडी है, भाई ये शर्म की बात है। और मैं जो लोग ऐसे राज्यों का नाम लेकर के बदनाम करना चाहते हैं, मैं उन लोगों से भी अपील करूंगा कि भाई किसी भी राज्य के लोगों से उसको राज्य के नाम से बदनाम मत करो।
भले किसी की पर्सनली इन इफेक्टेड है तो आप उनको बदनाम करो, राज के बदनाम मत करो। कुछ ही पलों में बिहार इलेक्शन के जो रिजल्ट हैं वो हमारे सामने आने वाले हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि किस तरफ ये हवा का रुख आपको मुड़ता हुआ दिख रहा है, क्या लगता है किसकी सरकार बनने वाली है? अभी जिस हिसाब से रुझानें आ रही हैं और जो अभी वहाँ पे काउंटिंग चल रही है उसमें देखते हुए सबसे मेन ये है कि इस बार बीजेपी की सबसे ज़्यादा सीटें वहाँ पे दिखाई दे रही है और उसके साथ ही जो उनके सपोर्टिव पार्टी है इंडिया गठबंधन में, बाकी सब इस बार खुद नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो भी अभी बीजेपी से कम चल रही है। तो इस बार सबसे ज़्यादा अगर लोगों ने भरोसा दिखाया है तो वो कहीं ना कहीं मोदी के नाम पे और बीजेपी, और वो सिर्फ बीजेपी जो लोग भरोसा दिखा रहे हैं वो सिर्फ मोदी के हिसाब से, क्योंकि जब ग्राउंड रिपोर्ट की जब हम बात करते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट पर जब हम जाते हैं लोगों से बात करते हैं तो उनका कहना सिर्फ एक ही होता है, क्योंकि ग्रामीण जो बिहार है वो पूरा एक ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो गांव के लोगों को सबसे ज़्यादा ये रहता है कि हमें मोदी, और अभी जो लोकसभा चुनाव 2014 से लोग उनका काम देख रहे हैं, तो वो देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों ने इस बार बहुत अच्छा खासा भरोसा दिखाया बीजेपी पे। मैथिली ठाकुर की अगर हम बात करें, एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा था कि वो शायद इस बार हार का सामना करना पड़ेगा उन्हें, और इतने जो नंबर्स हैं, इतने वोट्स के जो नंबर्स हैं देखने को नहीं मिल रहे थे, लेकिन अब जब हम देख रहे हैं मैथिली ठाकुर वन साइडेड बहुत अच्छे पॉइंट्स के साथ, बहुत अच्छे वोट्स के साथ लीड कर रही हैं, क्या आपको लगता है वो अलीनगर की जो सीट है वो संभाल पाएंगी? देखिए ये भी एक बहुत मतलब क्या कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है। एक तो इतनी कम उम्र में वो चुनाव भी लड़ रही हैं, और इसके साथ साथ इस बार का ऐसा हो गया है कि लोगों ने उन पे बहुत ज़्यादा भरोसा दिखाया है। ये कहीं ना कहीं मानने वाली बात होगी कि जो उनका क्षेत्र है, उनके क्षेत्र में एक नए चेहरा आ रहा है और नए चेहरे पे लोग इतना भरोसा दिखा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात एक हो जाती है। और अभी जो रुझाव आ रहे हैं, जो अभी वहाँ पर काउंटिंग चल रहा है, इसमें तो अब वो हम कह सकते हैं कि उनका जीतना अभी तय माना जा सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से अभी काउंटिंग चल रही है, अब देखते हैं कुछ ही समय में फाइनल हो ही जाएगा, लेकिन अभी आगे चल रही है। मुद्दे क्या लगते हैं बिहार की जनता के इस वक्त, क्या बड़े मुद्दे हैं, क्या चाहती है बिहार की जनता सरकार से? देखिए मुद्दे काफ़ी अलग अलग चीज़ों में हैं। जैसे पिछले कुछ समय से देखा जा सकता है कि बिहार में जो छात्र हैं वो लोग भी कई जगहों पर उनकी कुछ मांगे रही हैं। इस बार सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं अगर कुछ चीज़ों को लेके अगर माना जाए तो वो जंगल राज वाली जो चीज़ें इस बार जो निकल के आई हैं, वो बिहार की जनता मुझे ऐसा लगता है कि वो अभी तक भूल नहीं पाई है। वो जो जंगल राज का उनका जो एक पुराना अनुभव है, वो जब तक दिमाग से नहीं निकलेगा तब तक ये मुश्किल है। और सबसे ख़ास बात इस बार ये रही है कि तेजस्वी यादव जो इतने बड़े पार्टी माना जाता है, लालू यादव अपने समय के इतने दिग्गज नेता, उनकी इतनी बड़ी पार्टी, और इस बार महागठबंधन तो छोड़िए, तेजस्वी यादव भी जो अभी रुझान चल रही है कि उसमें वो पीछे चल रहे थे। तो दोनों बेटे जो है लालू जी के पीछे चल रहे हैं जी। एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, आखिरी सवाल, अगर आपको एक दिन के लिए सीएम बना दिया जाए बिहार का, तो आप सबसे पहली चीज क्या करेंगे, क्या बदलाव करेंगे? देखिए बिहार एक ऐसी जगह है जहाँ से बहुत अच्छे अच्छे लोग भी निकले हैं, और जहाँ से बहुत मतलब अगर देखा जाए तो जंगल राज भी वहाँ रहा है, और बहुत ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे देश में आज भी जानते हैं कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर में बिहार बहुत आगे रहता है। बस ये है कि बिहार को सही दिशा में ले जाने वाला कोई एक आदमी चाहिए, जो बिहार के युवाओं को, खास करके जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, उन लोगों को सही दिशा जो अगर दिखा सके, ऐसे किसी व्यक्ति की बहुत सख्त जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है। बट आप अगर वहां पर सीएम बन जाएं एक दिन के लिए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए मैं अगर मौका मिले तो मैं सबसे पहले जो हमारे छात्र और जो हम जैसे युवक हैं, जो खास करके जो नौजवान हैं, उन लोगों के लिए मैं कुछ खास करना चाहूँगा, क्योंकि वो लोग ही देश के भविष्य हैं, और उनका भविष्य अगर सही रहेगा तो ही देश और बिहार दोनों तरक्की कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। बहुत सुंदर जवाब दिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार इलेक्शंस के जो रिजल्ट हैं वो अब कुछ ही पलों में हमारे सामने, जनता के सामने आने ही वाले हैं, और एक तरफा जीत हमें दिख रही है एनडीए की तरफ से। आपका इस पर क्या कहना है कि क्यों एनडीए को इस बार जनता ने चुना है? देखिए, एनडीए को चुनने का साफ तौर पर यही मतलब है कि विकास के मुद्दे पर वोट दिया गया है। नीतीश कुमार ने पिछले 20 सालों में जो कुछ किया, उसी के मद्देनज़र ये वोटिंग हुई है। नीतीश कुमार के चेहरे पर ये वोटिंग हुई है। हालांकि आरजेडी ने बार बार जो जंगल राज का जो मुद्दा बार बार उठाया जाता है,
उस पर बार बार आरजेडी तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो हमारे पिता के दौरान जो कुछ हुआ, पिता के कार्यकाल के दौरान जो कुछ हुआ, उसे हमें भूलना चाहिए और तेजस्वी के चेहरे पर आरजेडी को लोगों को वोट देना चाहिए। हालांकि जनता ने इसे साफ तौर पर नकार दिया है और एनडीए की सरकार, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी जो मिलकर एनडीए की सरकार है, वो अब जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। रुझान साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और एनडीए की सरकार अब साफ तौर पर बिहार में बनती हुई नजर आ रही है और आरजेडी हालांकि उठापटक करने की स्थिति में है, लेकिन ये साफ तौर पर अब रिजल्ट साफ हो चुके हैं कि एनडीए की सरकार अब बिहार में बनने वाली है और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री एक बार फिर से होने वाले हैं। जी अभी हम अगर मैथिली की बात करें, एग्जिट पोल में देखने को मिल रहा था कि शायद उन्हें हार का सामना करना पड़े, लेकिन अब जो रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है, पूरा तख्ता पलट हो चुका है। वो बहुत अच्छे नंबर्स के साथ लीड कर रही हैं। क्या लगता है आपको, क्योंकि इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़ें चल रही थी उनके लिए कि क्या ये वो सीट संभालने लायक है, क्या संभाल पाएगी? आपकी इस पर क्या टिप्पणियाँ हैं? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार पार्टी है। वो अगर किसी को टिकट दे रही है तो बिल्कुल वो पूरा वेल रिसर्च्ड देखा जाता है कैंडिडेट क्या उस काबिल है या नहीं है। तो अगर उन्हें अगर टिकट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी गई है तो वाकई वो काबिल होंगी, इसीलिए उनको टिकट दिया गया है। और हालांकि वो शुरुआती तौर पर पिछड़ते हुए नजर आई, लेकिन अब उन्हें बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और साफ तौर पर वो कोई ऐसी कैंडिडेट तो है नहीं जिनको लोग जानते नहीं हैं। लोग उनको जानते हैं, उनकी गायकी को लेकर, बिहार के लिए जो वो मैथिली में, भोजपुरी में और तरह तरह की भाषाओं में गाने गाती हैं। पूरा भारत, पूरा बिहार उनको जानता है और एक लोकप्रिय चेहरा मानी जाती है मैथिली ठाकुर। इसीलिए साफ तौर पर अब रुझानों के तहत तो उन्हें जीत मिलती हुई नजर आ रही है और बहुत कुछ अब बदलने वाला नहीं है। ये रुझान ही आगे जाकर परिणाम में तब्दील हो जाएगी और जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। जी एक मेजर सवाल मेरा आपसे रहेगा। राहुल गांधी अभी कुछ समय पहले जब रैली कर रहे थे, वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ उनके आसपास देखने को मिल रही थी। ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार कांग्रेस की सरकार बन सकती है, शायद इस बार जो है महागठबंधन या तो जीत सकता है। लेकिन क्या कमी रह गई कि वो जो भीड़ थी उस भीड़ के जो मत, वो चीज़ मतों में कन्वर्ट नहीं हो पाई? क्या लगता है आपको, क्या रीज़न रहेगा? देखिए, हर चुनाव में ये स्थिति निकलकर सामने आती है कि कांग्रेस कहाँ पीछे रह गई, कांग्रेस में क्या कमियां रह गई जिसकी वजह से कांग्रेस हारती हुई नजर आ रही है। हर एक इलेक्शन में, किसी भी राज्य के इलेक्शंस में जब आप जाएंगे तो उनकी सबसे बड़ी जो एक कमी कांग्रेस पार्टी की नज़र निकल कर सामने आती है वो ये रहती है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम करती है, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी अपने हर एक सीट पर एक्टिव नजर आती है और काम करती है, चाहे वो छोटे कार्यकर्ता हों चाहे बड़े कार्यकर्ता हों। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, राजस्थान के सीएम हैं, वो बिहार में रैली करते हुए नजर आए। तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से एक एक सीट पर, चाहे वो छोटी सीटें हों, बड़ी सीटें हों, हॉट सीट वाली सीटें हों, हर सीट पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र होती है और वो चाहते हैं कि हर सीट पर वो अच्छा परफॉर्म करें। और इसी चीज़ में यही जो मुद्दा है, इसी में कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे रह जाती है। एक आंकड़ा निकलकर सामने आया था कि राहुल गांधी की जो चुनावी रैलियां थी कितना गैप रहा, तो उसमें कम से कम 52 दिनों का गैप बताया जा रहा था। एक रैली के बाद जो दूसरी रैली उन्होंने बिहार में की, आपने देखा भी हुआ कि राहुल गांधी आपको बिहार में उतना रैली करते हुए नजर नहीं आएंगे। 52-54 दिनों के गैप के बाद अगर आप किसी राज्य में, किसी क्षेत्र में चुनावी रैली करने जाएंगे तो आप ना उतना आपको मीडिया कवरेज मिल पाता है और ना ही लोगों से आप उतना कनेक्ट हो पाते हैं। तो यही कारण है कि कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मेहनत करती है, छोटे बड़े कार्यकर्ता मिलकर हर एक सीट पर मेहनत करती है। सीएम खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर मेहनत करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार के तमाम सीटों पर प्रचार करते हुए नजर आए, ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आए। एक ही दिन में 2, 3, 4, 5 जगह विधानसभा सीटों पर रैलियां करते हुए नजर आए। तो ये साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी इलेक्शंस को लेकर पूरी एक्टिव नजर आती है, पूरा मेहनत झोंक देती है उसके पीछे। और ये साफ तौर पर अब देखने को मिल रहा है, उसका रिजल्ट निकल कर सामने आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार अब बिहार में सरकार बनाने वाली है।
तो ये था इंडिया न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म पर सबकी टिप्पणियां हमने आपको दिखाई। सब ने बताया कि जनता का क्या रिएक्शन है, वो क्या चाहते हैं और बिहार में इस बार किसकी सरकार बनने वाली है। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आप अपनी टिप्पणियां हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर देते रहें। आप क्या सोचते हैं, किन मुद्दों पर सरकार को अब आगे काम करना चाहिए, चाहे कोई भी जीते, पर मुद्दे जो हैं वो कौन से होने चाहिए और क्या काम होना चाहिए बिहार में, उसके बारे में ज़रूर से चर्चा करेंगे। धन्यवाद देखने के लिए। मैं निकिता रावत फिर मिलती हूँ ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस के साथ। धन्यवाद।